हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बूपिंग कफ, जिसे हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि जो बूपिंग कफ है वो क्या होता है, किस कारण से होता है, सब कुछ। सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं इसकी कि क्या होता है। तो देखिए, पर्ट्यूसिस इज अ हाईली कम्युनिकेबल डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोक्सिमल कफ एंड वॉमिटिंग। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जो वूपिंग कफ है, जो पर्ट्यूसिस डिसीज है, इसमें मेनली जो हमारा अफेक्टेड होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, वो अफेक्टेड होता है। और साथ ही साथ इसे क्या बोला गया है, कम्युनिकेबल डिसीज बोला गया है। कम्युनिकेबल डिसीज इसलिए बोला गया है, अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को ये डिसीज हो जाती है पर्ट्यूसिस की, तो उसके माध्यम से इन्फेक्टेड पर्सन के माध्यम से जैसे ही वो छींकेगा, खांसेगा, तो उसके ड्रॉपलेट के माध्यम से एक हेल्दी पर्सन भी अफेक्टेड हो सकता है। इसीलिए इसे कम्युनिकेबल डिसीज बोला गया है। साथ ही साथ बात करें कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोक्सिमल कफ एंड वॉमिटिंग, तो इसमें क्या होता है, मेनली कफिंग होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, और साथ ही साथ वॉमिटिंग होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये कुछ हमारी डेफिनेशन निकल कर आती है इस वूपिंग कफ की। इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट। तो ब्रोटेला पर्ट्यूसिस नाम है इस बैक्टीरिया का, जो कि इसे कॉज करता है। थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, जो हमारा नेजोफेरिंक्स होता है, ओरोफेरिंक्स होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नेजोफेरिंक्स की, तो देखिए ये मान लीजिए क्या है, हमारा नेजोफेरिंक्स है। तो नेजोफेरिंक्स की आप इनर लाइनिंग पर आपने देखा होगा कि क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डस्ट पार्टिकल है, जो म्यूकस का सीक्रेशन हमारी बॉडी से अगर हो रहा है, तो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ये उन्हें क्या कर लेते हैं, पकड़ लेता है ये सीलिया। ठीक है ना, पकड़ लेते हैं और ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी से आउट कर देते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया जो प्रोटेला बैक्टीरिया है, पर्ट्यूसिस है, ये क्या करता है कि ये हमारी नेजोफेरिंग्स में आकर के हमारे सीलिया को अफेक्ट कर देता है। अब जैसे ही हमारे ये सीलिया अफेक्टेड हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सीलिया जैसे अफेक्ट हो जाएंगे तो ये जो सीलिया का वर्क है ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। जो सीलिया होते हैं ये म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पाएगा, जो डस्ट पार्टिकल से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पर क्या होने लगता है, नेजोफेरिंग्स में इन्फेक्शन होने लगता है। इन्फेक्शन होने लगता है जिस कारण से क्या होने लगता है, यहाँ पर म्यूकस का सीक्रेशन होने लगता है, डब्ल्यूबीसी आ जाती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस का भी सीक्रेशन होने लगता है। अब जैसे ही इन्फेक्शन होगा, म्यूकस का सीक्रेशन होगा, तो क्या होगा, कफिंग वाली कंडीशन बनेगी। ठीक तरह से ब्रीथिंग नहीं ले पाएगा इंसान। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस प्रकार से क्या होने लगता है कि वूपिंग कफ होने लगता है। ठीक है, वूपिंग कफ की डिसीज हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 7 से 14 डेज, बट नॉट मोर देन 3 वीक्स। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से 14 दिन तक होता है। मतलब कि अगर जो बैक्टीरिया है, अगर हमारी बॉडी में ये एंटर कर जाता है, तो ये साइन और सिम्टम्स दिखाने में तकरीबन 7 से 14 दिन लेता है। 7 से 14 दिनों के अंदर ये क्या क्या होता है, अफेक्टेड करने लगता है हमारी बॉडी में। ठीक है ना, नेजोफेरिंग्स में। इसके बाद हम समझते हैं आगे कि क्या होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि अब जो वूपिंग कफ है वो कैसे एक से दूसरे में हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति वूपिंग कफ से अफेक्टेड है तो कैसे दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। तो देखिए, मेनली बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, हमने अभी बात की थी कि अगर कोई पर्सन इस डिसीज से अफेक्टेड है, उसे वूपिंग कफ की डिसीज है, मतलब उसके नेजोफेरिंग्स में इन्फेक्शन है, वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा, खांस रहा है, तो उसके जो बॉडी है, उसके नेजोफेरिंक्स में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो एंटर होगा, तो ड्रॉपलेट के माध्यम से वो जैसे ही बाहर आएगा, कफिंग के माध्यम से, स्नीजिंग के माध्यम से, और जैसे ही कोई हेल्दी पर्सन उस ड्रॉपलेट को इनहेल कर लेता है, ठीक है, सांस लेता है, वहीं आसपास खड़ा है व्यक्ति और वहीं इन्फेक्टेड पर्सन खांस रहा है, छींक रहा है, तो वहीं अगर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है तो उसे होने के चांसेस हो सकते हैं ड्रॉपलेट के माध्यम से। इसके बाद हम बात करें डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उसके मतलब नोज को टच करता है, उसके चीक्स को टच करता है, उसकी बॉडी को टच करता है एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन को, तो होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड फोमाइट। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति है इन्फेक्टेड है, उसके टच में अगर कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ है, कपड़े हैं, रूमाल है, अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके कपड़े, वस्तुएं या रूमाल यूज कर लेता है, कोई हेल्दी पर्सन,
तो हेल्दी पर्सन को भी होने के चांसेस होते हैं ये वूपिंग कफ के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कि क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर किसी को वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस की डिसीज होती है। तो सबसे पहले स्नीजिंग देखने को मिलेगी, स्नीजिंग देखने को मैनली मिलेगी क्योंकि ये नेसोफेरिंग्स में अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद रनिंग नोज देखने को मिलेगी, रनिंग नोज होगी, ठीक है ना। लो ग्रेड फीवर एंड माइल्ड, देखिए लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, कम भी फीवर देखने को मिल सकता है, ज़्यादा भी फीवर हो सकता है, एंड ड्राई कफ होगा, ठीक है ना। वूपिंग साउंड, आप वूपिंग साउंड सुन, अगर आप वूपिंग साउंड नहीं सुना है तो आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके कि वूपिंग साउंड कैसा होता है, तो आपको मिल जाएगी। वूपिंग साउंड जैसी आवाज़ निकलती है इंसान की माउथ से, साथ ही साथ शोर एंड वाटरी आइस, तो जो आइस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नमी वाली आइस हो जाती है, पानी सा भरने लगता है उनमें, कुछ दिखने लगता है, मतलब पानी टाइप की हो जाती हैं। साथ ही साथ वोमिटिंग और आफ्टर कफिंग, वोमिटिंग के बाद क्या हो सकता है, कफिंग भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ देखने को मिलती है, कुछ ये साइन और सिम्टम्स मैनली देखने को मिल सकते हैं अगर किसी को वूपिंग कफ जैसी समस्या होती है, पर्ट्यूसिस डिसीज होती है तो। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात, अगर वूपिंग कफ मतलब पर्ट्यूसिस होता है तो कैसे डायग्नोस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, सेकंड है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखकर बता सकते हैं अगर व्यक्ति को कफिंग आ रही है, वूपिंग कफ हो रहा है, तो मैनली हम बॉडी को असेस करके ही बता सकते हैं कि इसे वूपिंग कफ है। और मैनली कुछ हम एग्जामिनेशन करते ही हैं, जैसे एक्सरे कर सकते हैं, पोस्ट नेजल स्वैब फॉर कल्चर, मतलब कि जो नेजल का स्वैब लेकर थोड़ा सा पार्ट लेकर वहाँ का कल्चर लेकर कल्चर कर सकते हैं, ठीक है, स्वैब को लेकर के कलेक्ट कर करके, ठीक है। इसके बाद सेंसिटिविटी टेस्ट किया जा सकता है, ब्लड एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ब्लड एग्जामिनेशन में हम डब्ल्यूबीसी काउंट कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएंगी। साथ ही साथ सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में हम देख सकते हैं ईएसआर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जो मैनुअली किए जा सकते हैं। इसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट की बात करें तो क्लोरोफेनेरामाइन जो ड्रग्स आती हैं वो दी जाती है, हाइड्रोक्लोराइड ड्रग दी जाती है, साथ ही साथ ऑक्सिलोडाइन सिट्रेट शुड बी एडमिनिस्टर्ड, तो ये कुछ एडमिनिस्टर की जाती हैं जो मेडिसिन आती हैं, नाम थोड़ी टफ होते हैं इनके। साथ ही साथ एडमिनिस्टर एंटी, साथ ही साथ कौन सी एडमिनिस्टर एंटी पास्मोडिक ड्रग्स दी जाती हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्टर सेडेटिव्स एंड एंटीबायोटिक्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक भी दी जाती हैं। एडवाइस टू कंप्लीट बेड रेस्ट, देखिए अगर जिसको भी वूपिंग कफ की समस्या है तो आपको एडवाइस देनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आराम करे, कहीं घूमे ना, कहीं फिरे ना, ठीक है। इसके बाद बात करें अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, तो जो केसेस हैं, जो कॉजेज हैं उसे डिटेक्ट करना है हमें। साथ ही साथ आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, जैसे वूपिंग कफ की समस्या है, पहली बात तो उसे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने नहीं देना है, आइसोलेट करके रखना है, ज़्यादा आदमों से मिलेना, मिले जुलेना ज़्यादा लोगों से, ठीक है ना, वरना डिसीज फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। कीप अवे अदर पीपल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, तो देखिए हमें इन्फेक्टेड पर्सन को हेल्दी पर्सन से दूर ही रखना है। अगर वूपिंग कप है तो व्यक्ति को बोलना है कि खांसते हैं छींकते समय रूमाल का इस्तेमाल करे, ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करे और ज़्यादा लोगों से मिले ना, ठीक है ना, वरना एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो कुछ ये प्रिवेंशन होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।